हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायो ये चैप्टर आपके क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये दिखाता है कि कैसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। सो गेट रेडी टू टेक द नोट्स। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। ओके, सबसे पहले व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम पे और ऑर्गेनिजम्स या उनके कंपोनेंट्स को यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो। एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन आ सकती है, सो लेट्स गिव इट अ रीड। Biotechnology is broad and interdisciplinary field that involves the use of biological processes, organisms or their components to develop products and technologies that benefit humanity. ठीक है, मेक श्योर टू लर्न दिस डेफिनेशन क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे ही पूछी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमारे दो पिलर्स पे बेस्ड है। एक है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है हमारी, इसमें हम जीन्स को केयरफुली मैनिपुलेट करते हैं, नए जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं या एग्जिस्टिंग जो जीन्स है उनको हम मॉडिफाई करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाए। सोचो जैसे लाइफ के ब्लूप्रिंट को प्रिसाइजली एडिट करना। ठीक है, अब देखो तुम इंजीनियरिंग से ही दिमाग लगा लो, इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके कुछ नया डेवलप करना। इंजीनियरिंग वाले ही तो मोस्टली इन्वेंशंस करते हैं, कभी कुछ बनाना कभी कुछ, तो वही इंजीनियरिंग उन्होंने जेनेटिक्स के साथ मिक्स कर दी। अब जेनेटिक्स में तो हमारे जीन्स आते हैं, तो वो मैनिपुलेट करते हैं जीन्स को ताकि कुछ नए कैरेक्टर्स मिल सके हमें। ठीक है, अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम। बायो इंजीनियरिंग से मतलब वही कि चेंजेस करना, कुछ नया इन्वेंट करना। किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं, जो बेसिक प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के, उसमें चेंज करते हैं हम। और उसमें कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कैटेलाइज करवा देते हैं। कैटेलाइज का मतलब क्या होता है, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये फोकस करता है ऑप्टिमल स्टेराइल कंडीशंस क्रिएट करने पे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स को यूज़ करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स हुई, हमारी वैक्सीन्स हुई, ठीक है, ये सब बनाए जा सके। ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाना है। और ये बायोलॉजिकल जो फैक्ट्रीज होती है जैसे कि आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, इन सब में यूज़ होता है ये। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। पहले हम पहले इसका पूरा एक प्रोसेस है वो देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद वी विल कम टू द फॉर्मल की हम एग्ज़ाम्स में क्या लिखेंगे। एक बार प्रोसेस समझ में आ जाए फिर वी कैन डू इट ईजिली। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज दिस इज़ द जीन, तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा इतने एरिया में प्रेजेंट है। हेयर और जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि ये जीन जो है ये किसी डिजीज़ से हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब हम इस जीन को आइसोलेट करते हैं। अब आइसोलेट करने के लिए हमें पहले आइसोलेट तभी तो करेंगे, हमें इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, सीजर्स समझते हो, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी जो है वो सीजर्स की तरह काम करती हैं। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे और किसी प्लाज्मिड में वो करवाएंगे, हम इंसर्ट करवाएंगे वेक्टर में। तो अब उसको वहाँ पे पेस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो पेस्ट करने का काम हमारा जो है वो डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, यानी कि एक तरीके से फेविकॉल का काम करता है वो।
ठीक है, ये प्लाज्मिड में ज्वाइन करने में हेल्प करता है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। लाइगेज का फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फिर एक होस्ट सेल में हम, यानी कि जैसे कि टिपिकली कोई बैक्टीरिया ले लिया हमने, उसमें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसको। और जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं तो जो ये इंसर्टेड जीन है, ये इनकोडेड जो प्रोटीन है वो भी प्रोड्यूस करता रहेगा। यानी कि बैक्टीरिया जैसे नंबर में इंक्रीज़ होंगे वैसे ही ये जो हमने प्रोटीन जो ये इनकोड करवाया है ये भी इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, और फिर ये जब हमारे, जैसे कि हम ये सभी ने ये सुना होगा ना कि बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स बहुत कम लेने चाहिए, लाइक यू शुड अवॉइड एंटीबायोटिक्स जितना हो उसके। तो वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लोगे तो आपकी बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो हो जाएगी। यानी कि जब बार बार आप एक ही चीज़ को लोगे तो आपकी बॉडी पे उसका असर कम हो जाएगा। वही सेम समझ लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस भी है एक तरीके से। ठीक है, अब हम एक बार इसको स्टेप्स की उसमें देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना आपको। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें जीन को आइसोलेट करना है। किस सपोज़ ये है हमारे, सपोज़ यहाँ पे हमारा अलग जीन है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ऐसे करके वी हैव सो मेनी जीन्स है। प्लाज्मिड में होते हैं ना, मतलब किसी एक उसमें। ठीक है, अब हमें सपोज़ करो हमें भाई ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, हमें ये निकालना है यहाँ से और हमें ये होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको यहाँ से काटेंगे हम, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया तो अब इसको किसी नए उसमें हमें इंसर्ट करवाएंगे तो वहाँ पे पेस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे? लाइगेज। यानी कि कौन सा लाइगेज? डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए को ही तो चिपकाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने, ये हमारा एक नया वो बना लिया हमने प्लाज्मिड, जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसी होस्ट के सेल में। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब इस होस्ट के सेल जो मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो वैसे ही ये प्रोटीन भी मल्टीप्लाई करेगा और इस प्रोटीन की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। समझ गए? आई होप समझ में आया होगा, इतना इजी है ये। अब हम बात करते हैं इसके जो दो इम्पॉर्टेंट, जो बोलते हैं ना कि मूवी के हीरो हैं, तो हमारी मूवी के दो हीरो हैं। एक है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और एक है डीएनए लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होगा? ये उसको कट करेगा, सीजर्स की तरह एक्ट करेगा, और लाइगेज उसको चिपकाएगा, वापस ग्लू की तरह काम करेगा ये। ठीक है, समझ में आया आई होप। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के डाइवर्स एप्लीकेशंस के बारे में, और ये सेक्शन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के 5 एप्लीकेशंस बता दो या 4 एप्लीकेशंस बता दो। 5 मार्क क्वेश्चन में भी आता है ये बहुत बार। ठीक है, तो आज हम इसकी एप्लीकेशंस डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपने ये बीटी कॉटन, ये सब जीएमओ क्रॉप्स, जीएमओ हैं, और जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये सब जो आप पढ़ते हो, बायोरिएक्टर्स हुआ, ये सब हमारे एप्लीकेशंस का ही पार्ट है एक तरीके से। तो हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेडिसिन में। अब बायोटेक्नोलॉजी के कई सेक्टर्स में जो है बायोटेक्नोलॉजी ने रिवॉल्यूशंस लेके आए। लाइक पहले जो हम मेडिसिन, जो बेसिक साइंस हम पढ़ते थे, उसको रिवॉल्यूशन जो दिया है वो बायोटेक्नोलॉजी ने ही दिया है। अब कैसे? सपोज़ हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन है डायबिटीज़ के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स और जो वाइटल थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि कैंसर के लिए यूज़ होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये सब जो है ये हमें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही मिले हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है जीन थेरेपी, जैसे कि CRISPR-Cas9। ये क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रॉमिसिंग मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए में जो है हमारे स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं, जैसे किसी डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करना या हार्मफुल जीन को स्विच करता है ये। ठीक है,
जैसे कि सपोज़ करो ये हमारा एक वो है डीएनए है, अब इसमें ये वाला पार्ट जो है डिफेक्टिव हो गया जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो रही हैं या फिर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो क्रिस्पर कैस9 क्या करता है, वो इस पार्ट को या तो रिमूव कर देगा या फिर उसको म्यूटेट कर देगा, चेंज कर देगा, ताकि जो वो प्रॉब्लम है, वो डिजीज़ है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये करता है, या मतलब इसकी जो अब हर पार्ट अपनी प्रोटीन रिलीज़ करता है, तो वो क्या करेगा, इसका प्रोटीन बनना ही बंद कर देगा। यानी कि इसका या तो स्विच ऑफ कर देगा या फिर स्विच चेंज कर देगा। जब तुम्हारे घर में बल्ब फ्यूज़ होता है, वो फ्लिकर करने लगता है, तो तुम क्या करते हो, या तो स्विच ऑफ कर दोगे या फिर बल्ब को ही चेंज कर दोगे। सेम काम ये क्रिस्पर कैस9 करता है डीएनए के साथ। या तो वो उसको ऑफ कर देगा, प्रोडक्शन को ही, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा वो, या फिर उसको चेंज ही कर देगा वो। ठीक है, और क्रिस्पर नाए पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, तो इसको तुम प्लीज़ एक बार अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना अच्छे से। इसको तुम एक तरीके से ऐसे याद कर दो, एडिटर है ये डीएनए का। जैसे एक वीडियो एडिटर होता है ना, मूवी के लिए एक एडिटर चाहिए होता है, तो वैसे ही क्रिस्पर कैस9 जो है ये डीएनए को एडिट करता है। अब इसमें डायग्नोस्टिक टूल्स आते हैं, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है, और कोविड-19 जो टेस्ट हुए थे हमारे, वो भी हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट्स में ही आते हैं, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड थे वो टेस्ट हमारे। ठीक है, और ऑफ कोर्स हमारी mRNA वैक्सीन्स, जिन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत हेल्प करी है हमारी, लाइक दे हेल्प अ लॉट। जो हमारी कोविड-19 की वैक्सीन है, वो हमारी mRNA टेक्निक पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब हम पहले एक बार इसकी देखते हैं कि mRNA पे वो कैसे बेस्ड है, लाइक mRNA वैक्सीन्स कैसे हैं। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। सबसे पहले साइंटिस्ट्स ने क्या किया, एक सिंथेटिक mRNA बनाया, जिसमें सिर्फ उतने ही इंस्ट्रक्शंस डाले हमने कि वो सॉरी कि वो एक स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन को ही जो है वो करे, उसको रिप्रेजेंट करे। यानी कि सपोज़ हमारे पास, जैसे कि ऐसा एग्जांपल ले लो, पूरी क्लास है एक। ठीक है, अब हमें क्लास को रेप्लिकेट करना है, या फिर हमें अपनी प्रिंसिपल के सामने शो करना है कि हमारी क्लास कैसी है। तो हम क्लास में से सिर्फ एक मॉनिटर को ले जाएंगे या फिर उस बच्चे को ले जाएंगे जो बहुत अच्छा है, लाइक हु इज़ द इंटेलिजेंट वन। ठीक है, जैसे किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कहीं और। वैसे ही हमने साइंटिस्ट ने क्या किया, वैक्सीन बनाने के लिए mRNA के सिर्फ वही पार्ट लिया जो कि ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन लिया। ठीक है, उसको उन्होंने पैक किया नैनो पार्टिकल में, ताकि वो ईजिली एंटर कर सके सेल के अंदर। और जब वैक्सीन को इंजेक्ट किया, तो जो नैनो पार्टिकल थे वो फ्यूज़ हो गए सेल मेम्ब्रेन में ईजिली, और उन्होंने mRNA को रिलीज़ कर दिया। सपोज़ कर लो, आई विल शो यू हियर कि ऐसे है एक। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा ये mRNA जो है वो है। अब ये mRNA किस चीज़ को कोड करेगा, ये किस मतलब कौन से उसको कोड करेगा, ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए है ये mRNA। अब ये बॉडी के अंदर पहले हम इस mRNA को कोड करेंगे लिपिड से, ताकि ये इजीली बॉडी के अंदर एंटर कर सके। अब एंटर करेगा तो जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो तो बॉडी में घुल जाएगी, और बॉडी में ये घुल जाएगी मेम्ब्रेन, तो क्या आएगा, सिर्फ ये mRNA रिलीज़ हो जाएगा। mRNA जब रिलीज़ होगा, मतलब जाएगा, तो राइबोसोम रीड करेगा, और राइबोसोम रीड करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा। और जब वो प्रोटीन बनाएगा, तो जब कोई भी इससे मिलता जुलता या फिर इस जैसा जो आएगा, कौन सा एंटीजन, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, तो ये प्रोटीन उससे फाइट करेगा, डिशुम डिशुम करने लग जाएगा ये प्रोटीन, एंड वी विल बी डिजीज़ फ्री, हमें वो डिजीज़ नहीं होगा। ये होता है mRNA का। ठीक है, और अब ये mRNA वैक्सीन का जो ये मैकेनिज़्म मैंने बताया है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको भी लाइटली मत लेना प्लीज़ गाइज़। तो एक बार इसको रीड भी कर लेना, मैंने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, आई विल गिव इट अ रीड फॉर यू गाइज़। Scientists create a synthetic mRNA that contains the instructions for making a specific viral protein. mRNA is packed in a lipid nanoparticle to protect and help it enter the cells. When the vaccine is injected, the lipid nanoparticle fuses with the cell membrane, releasing the mRNA into the cell.
द सेल राइबोसोम रीड द mRNA instructions and produce the viral protein. The cell displays the viral protein on its surface, triggering the immune system to recognize it as foreign. Foreign मतलब एंटीजन. ठीक है, द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़ और जो टी सेल्स होंगे वो फाइट करेंगे वायरस से अगर फ्यूचर में दोबारा हमें वो इन्फेक्शन होता है तो. ठीक है, ये स्टेप्स याद रखना प्लीज़ अच्छे से. ये ट्रेडिशनल वैक्सीन से डिफरेंट है क्योंकि ये एक्चुअल वायरस यूज़ नहीं करते. ये डिफरेंस है mRNA वैक्सीन्स में और जो हम आज तक मतलब पहले जो हम वैक्सीन्स यूज़ करते थे उनके बीच में. कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे कि एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स है. ठीक है, किल्ड ऑर्गेनिज्म वाली वैक्सीन्स होती हैं बहुत सारी, जैसे पोलियो वैक्सीन्स है हमारी, वो एटीन्यूएटेड से बनी है. एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को हम ज़्यादा हीट शॉक दे देते हैं और फिर उसको कोल्ड शॉक देते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसा ही बेसुध पगला सा जाता है और वो अपनी एक्टिविटी ही भूल जाता है कि उसका रोल क्या होता है, और वो बॉडी में जाता है तो वो एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है. ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी की हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देखते हैं. इसका तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि है बीटी कॉटन. लाइक सब ने ही सुना है व्हाट इज़ बीटी कॉटन. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप किए हैं जो कि एनहांस्ड ट्रेट्स के साथ होते हैं, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं. ठीक है, जिसका बहुत ही एक एग्जांपल है ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी जो कि है हमारी बीटी कॉटन. इसमें क्या होता है, बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट है. सॉरी ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट है. हमने एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी भी डेवलप करी है जो यूज़ होती है उन एरियाज़ में जहाँ पे हमें पानी की कमी होती है. ठीक है, और बीटी कॉटन के बारे में हमें डिटेल्स पढ़नी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उससे पहले इसके जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स के बारे में जान लें, यानी कि हम ये जान लें कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है. सबसे पहला फ़ायदा इसका, क्रॉप की यील्ड बढ़ जाती है, यानी कि जो हमें फल मिलते हैं, मतलब फल इन द सेंस कि जैसे कि हमने वीट की क्रॉप लगाई है तो वीट हमें जितना मिलेगा, यानी कि जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें ज़्यादा मिलता है. ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो भी कम हो जाता है क्योंकि पेस्टिसाइड हार्मफुल तो होता है, ये पढ़ा होगा तुमने, ये बायो एक्यूमुलेशन होता है, बायो मैग्नीफिकेशन है ना. तो पेस्टिसाइड का यूज़ इज़ वेरी हार्मफुल. तो हमें जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने जो ये जीएम क्रॉप्स बनाई हैं तो हम इनमें हम पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत कम करते हैं. एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि गोल्डन राइस, इसमें हमारा विटामिन ए होता है. गोल्डन राइस में भर भर के विटामिन ए होता है. ठीक है, और टॉलरेंस टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि हम वो किसी भी कंडीशन, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर सूखा पड़ भी रहा है तो भी वो क्रॉप सर्वाइव कर जाएंगी. ठीक है, और पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि जब हम उनको फसल की कटाई करते हैं तो नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं. अब ये तो हुए इसके फ़ायदे. अब भाई हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो इसके भी कुछ नुकसान हैं. ये है सबसे पहला नुकसान कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है. अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे पहुंचता है, देखो, अगर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना ली तुमने तो जो पेस्ट वाली जो कम्युनिटी है उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी भाई, ये सोचा नहीं सोचा. ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या समझते हो, जैव विविधता, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबसे मिलके ही तो बायोडाइवर्सिटी होती है. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनको उनके लिए हार्मफुल है ये. ठीक है, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स होती हैं. अब कुछ जो वीड्स मतलब जो सपोज़ करो ये तुम्हारा प्लांट है एक मेन, इसके साइड में जो छोटी छोटी घास टाइप उग जाती है जो कि प्लांट के इसको यूज़ करती है, न्यूट्रिशन को यूज़ करती है, वो जो है वो डेवलप होने लग जाती है और वो रेजिस्टेंट हो जाती है. ठीक है, और जीन फ्लो टू वाइल्ड रिलेटिव्स यानी कि जो दूर के रिलेटिव्स इन द सेंस कि जो मैच तो करते हैं, सेम स्पीशीज़ हैं बट दे आर टेक्निकली डिफरेंट थोड़ा सा, है ना. लाइक जनरेशन्स काफ़ी गैप आ जाता है वो वाली.
ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं इससे। अभी जैसे कि एक कंट्री है, उसने जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो बैन कर दी हैं, क्योंकि मेरे को कंट्री का नाम ध्यान नहीं है, बट अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था थोड़े टाइम पहले। तो उन्होंने जितने भी उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो बैन कर दी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा है कि उनकी जो हेल्थ है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ से। तो दैट कंट्री बैंड ऑल द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऑल्दो ये हमारे लिए अच्छी भी हैं, बट ये तो तुम भी मानते हो कि भाई नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे अगर, तो उसके इम्पैक्ट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एथिकल कंसर्न्स अबाउट ऑल्टरिंग नेचर। जैसे कि हमने इतने सारे डैम्स एंड इतने सारे हमने रोड्स बना तो लिए, लेकिन उसके बदले में हमें अर्थक्वेक भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। मानते हो ये बात? ठीक है भाई, ये ना बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये इसके डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के उससे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन राइट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के इंडस्ट्री के बारे में, कि इंडस्ट्री में क्या कमाल दिखाया हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने, और एनवायरनमेंट के बारे में ऑफ कोर्स। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम ये एंजाइम प्रोड्यूस करके देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग डिटर्जेंट्स, बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक्स। ठीक है, जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स का एक मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। जैसे कि एंजाइम्स यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वो क्या करते हैं, बायो वॉशिंग और बायो पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बायो वॉशिंग और बायो पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में देखें तो बायो रेमिडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करता है। बायो रेमिडिएशन कहाँ हेल्प करता है, हमारे जो पॉल्यूशन है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, मतलब कम करता है वो। ठीक है, पॉल्यूशन जो पॉल्यूटेंट्स है उनको ब्रेक डाउन करता है और कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हाँ, ऑयल स्पिल यानी कि जब एक न्यूज़ सुनी होगी तुमने, 2-3 साल पहले की बात है, जिसमें सी में ऑयल लीकेज हो गया था, तो पूरी की पूरी जो ओशन सरफेस था वो पूरा का पूरा ऑयल से कवर हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई थी और काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इसी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हमने बायो रेमिडिएशन किया था वहाँ पे। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे। ठीक है, अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो हमें फर्टिलाइज़र की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, तो हमें ये यूज़ नहीं करने पड़ेंगे अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प लेंगे तो ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी भी हमारी हेल्प करती है कि जितना हो सके हम नेचुरल तरीके से, यानी कि जो हमारे पास प्रेजेंट है उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम जो है अपना काम कर सकें। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये एसेंशियल है कि आप हर एप्लीकेशन में स्पेसिफिक एग्जांपल्स को याद रखें। जैसे कि एग्रीकल्चर वाले में हमने BT कॉटन पढ़ा था। ठीक है, अब जो हमारा ये था इंडस्ट्रियल वाला था, इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमारा बायोफ्यूल्स और बायोप्लास्टिक्स के लिए पढ़ा था हमने। ऐसे ही हमें हर mRNA वैक्सीन पढ़ा हमने, CRISPR-Cas9 पढ़ा, तो ये सब आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब हम टेक्नोलॉजी के और इसके एप्लीकेशंस के एक्सप्लोरेशन में काफ़ी कुछ कवर किया जा चुका है हम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको जो है बिल्कुल याद रखना है, आप भूल ही नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हर बच्चे को टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, देन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जिसमें हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे बायो रिएक्टर्स यूज़ करते हैं, बायो प्रोसेस को मतलब कैटलाइज करते हैं एक तरीके से। ठीक है, DNA टेक्नोलॉजी का प्रोसेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। BT कॉटन से हर साल क्वेश्चन आता है, लाइक हर साल,
और उसके प्रोज एंड कॉन्स पूछने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। और एग्जाम्पल्स याद करने हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ये स्लाइड पे जो मैंने लिखे हैं ये पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज कर जाना प्लीज़। ठीक है, अब मेरी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मेरे साथ इस बायोटेक्नोलॉजी की जर्नी पे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बायोलॉजी कंटेंट। एंड अपने थॉट्स एंड सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज़ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।